हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम यशकीर्ति गोयल, दोबारा आया हूँ आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास आपको अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक से रिलेटेड और 5 ईयर प्लान से टॉपिक से रिलेटेड मिली होगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। जैसा कि मुझे कोई डाउट वगैरह के लिए फ़ोन या मैसेज नहीं आ रहा है, तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ लग रहा होगा। आप उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद करके देखते रहिए, या इंटरनेट से कुछ आप सहायता ले सकते हैं कि कोई क्वेश्चन देख लीजिए। जो ही नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, कोई भी MCQs देख लीजिए। बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होंगी, या इंटरनेट पे वैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है। आजकल तो फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह पे भी जनरल नॉलेज वाले पेजेस वाले अपना क्वेश्चंस डालते रहते हैं, तो आप वो ट्राई कीजिए कि आप उनको कर पाएँ। और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का या इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज़ बजट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बजट के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, बजट जो है, बजट फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के शब्द बॉगेट से उठाया गया। बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द बॉगेट से उठाया गया। बॉगेट का क्या मतलब है? बॉगेट का मतलब है लेदर बैग, ठीक है, चमड़े का बस्ता। लेदर बैग, चमड़े का बस्ता। ऐसा क्यों हुआ? कहा जाता है कि फ्रांस पहला कंट्री था बजट बनाने वाला। तो 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में फ्रांस पहला देश बना जहाँ पे बजट बनाया गया। अब उसमें क्या था, एक स्टोरी है इसके पीछे कि जो वहाँ के मंत्री थे उस टाइम पे, उन्होंने लोगों में ये, आवाम में ये खबर फैला दी कि आपको राजधानी पहुँचना है और मंत्री साहब आपको कोई स्पीच देंगे। तो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ इकट्ठे हो गए, वहाँ पार्लियामेंट के बाहर। तो वहाँ पे वो मंत्री साहब का वेट कर रहे थे कि मंत्री साहब आएंगे और हमें स्पीच देंगे, ठीक है। और मंत्री साहब को ये नहीं पता था कि जो मैंने ये स्टेटमेंट बनाई है, मैं इसका नाम क्या रखूं। तो जब मंत्री जी आए, उनके हाथ में था लेदर का बस्ता, चमड़े का बैग था। उन्होंने क्या किया, जब वो लेदर बैग लेके आए, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमें बॉगेट देखने के लिए बुलाया है, हमें बॉगेट देखने के लिए बुलाया है। तो वहाँ से मंत्री जी को उस चीज़ के लिए शब्द मिल गया बॉगेट। और बॉगेट शब्द को, बॉगेट जो कि एक फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके क्या बना दिया गया? बजट। मतलब जो बजट एक वर्ड है वो प्रॉपर डिक्शनरी वर्ड नहीं है, ना ही इसका कोई डिक्शनरी में मीनिंग है, ठीक है। क्योंकि जो बॉगेट है उसका ही मीनिंग लेदर बैग है, तो बजट का तो मतलब कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो एक्चुअल वर्ड है, बजट की बजाय जो एक्चुअल वर्ड यूज़ किया जाता है, बजट की बजाय जो एक्चुअल वर्ड यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वर्ड यूज़ किया जाता है। क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट। हर साल एक वित्तीय स्टेटमेंट बनाई जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी। अब उस स्टेटमेंट में क्या होगा? उस स्टेटमेंट में ये बताया जाएगा कि सरकार को, गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से कोई कमाइयाँ हो रही हैं, पैसे की प्राप्ति हो रही है, और कहाँ कहाँ सरकार खर्च कर रही है, ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहती है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट है दैट विल टेल अस अबाउट द receipts and expenditure of the government, जो हमें गवर्नमेंट की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में बताएंगे, ठीक है। रिसीट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राप्तियां, प्राप्तियां। और एक्सपेंडिचर को खर्च, ठीक है, खर्च। पंजाबी में भी यही कहेंगे, प्राप्तियां अते खर्चा, ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल क्या है? स्टेटमेंट क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें आने वाले वित्तीय वर्ष की, ठीक है, फॉर द
कमिंग फाइनेंशियल ईयर, आने वाले वित्तीय वर्ष की, जो भी कमिंग फाइनेंशियल ईयर होगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा उस फाइनेंशियल ईयर की, आने वाले फाइनेंशियल ईयर की गवर्नमेंट की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में जो स्टेटमेंट बताएगी वो होगा हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? ठीक है, तो रिसीट्स क्या है, प्राप्तियां, एक्सपेंडिचर क्या है, हमारा खर्चा। तो ये जब कोई ऐसी स्टेटमेंट प्राप्तियां और खर्च के बारे में बताएंगी सरकार के, कौन सी प्राप्तियां जो आने वाले वार्षिक वित्तीय वर्ष में होंगी, जो आने वाले कमिंग फाइनेंशियल ईयर में होंगी, उनके बारे में जो स्टेटमेंट बताएगी दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब इससे आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। बजट वर्ड को कौन से शब्द से निकाला गया, बॉगेट से। बॉगेट शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, और कौन सा देश पहला था जहां बजट बनाया गया, फ्रांस कंट्री पहला कंट्री था जहां बजट बनाया गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग है कि ऐसी स्टेटमेंट जो सरकार की प्राप्तियां और खर्च के बारे में बताएंगी आने वाले वित्तीय वर्ष में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। क्लियर? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं, बन रहे हैं। आगे और चलते हैं। इसके बाद हम थोड़ा इंडियन बजट का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सा देख लेते हैं कि भारत में बजट कैसा बनना शुरू हुआ और उसमें कैसे कैसे तब्दीलियां आई, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले फरवरी 1869 को एक भाई साहब हुए जेम्स विल्सन, एक भाई साहब थे जेम्स विल्सन। ये कौन थे? ये फाइनेंशियल एडवाइजर थे, फाइनेंशियल एडवाइजर टू वाइसरॉय। ठीक है, उस टाइम पे वाइसरॉय होते थे, जैसे आज के टाइम पे प्रेसिडेंट है, तो ब्रिटिश इंडिया में वाइसरॉय थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, ये फाइनेंशियल एडवाइजर थे जेम्स विल्सन जी। तो जेम्स विल्सन जी ने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया कि भाई साहब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि अब देश में विद्रोह बढ़ रहे हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं देश में, तो हम ऐसा करते हैं लोगों का ट्रस्ट दोबारा जीतने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए हम लोगों को ये बता देते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जिसमें ये बताया गया होगा कि अगर हम आपसे इतना लगान ले रहे हैं, अगर हम आपसे इतना टैक्स ले रहे हैं, तो वो टैक्स कहीं ना कहीं आप पर ही इस्तेमाल हो रहा है कि हम वो कोई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साधन बना रहे हैं, या पोस्ट ऑफिस के या कम्युनिकेशन के साधन बना रहे हैं। तो एक ऐसी स्टेटमेंट बनाने का प्रपोजल दिया गया और 18 फरवरी 1869 को भारत में फर्स्ट बजट, या जिसको हम बोलेंगे यूनियन बजट, यूनियन नहीं बोलेंगे, फर्स्ट बजट बनाया गया। ठीक है, तो फरवरी 1869 को भारत का पहला बजट बनाया गया, ब्रिटिश इंडिया का। आज़ाद भारत का तो चलो अब करेंगे। ठीक है, तो पहले कौन से पर्सन थे जिन्होंने इंडिया में बजट बनाने की बात शुरू की? जेम्स विल्सन, याद रखिएगा। ठीक है, 1869 भी याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं 1921 साल। 1921 में क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई, एकवर्थ कमेटी के नाम से। एक कमेटी बनाई गई एकवर्थ कमेटी के नाम से। ये कमेटी के चेयरमैन थे, इस कमेटी के चेयरमैन थे विलियम एकवर्थ। इस कमेटी के चेयरमैन थे विलियम एकवर्थ। ये भाई साहब कहते कि ऐसा करते हैं, आम बजट को और रेलवे बजट को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने प्रपोजल दिया कि आम बजट एक अलग चीज़ है और रेलवे, जो कि उस टाइम पे रेलवे जो था वो ब्रिटिश इंडिया के इनकम का सबसे बड़ा सोर्स था। तो ऐसा करते हैं, आम बजट को अलग कर देते हैं, नॉर्मल बजट को अलग कर देते हैं और रेलवे बजट को अलग कर देते हैं। तो 1924 में क्या हुआ, फर्स्ट रेलवे बजट भी बना, फर्स्ट रेलवे बजट बना, या जिसको हम कहेंगे फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट बना। पहला सेपरेट रेलवे बजट बना या फर्स्ट रेलवे बजट बना 1924 में। क्योंकि इससे पहले क्या चल रहा था 1924 से पहले, कि जो बजट बनता था उसी में ही रेलवे बजट का, रेलवे के बारे में 2-4 बातें बोल दी जाती थी।
तो 1924 से रेलवे का बजट अलग से बनना शुरू हुआ। फर्स्ट रेलवे बजट बना 1924 में। क्लियर है? ठीक है, आगे ये याद रखिएगा, रेलवे बजट से संबंधित है एक्वर्थ कमेटी और उसके चेयरमैन विलियम एक्वर्थ। ठीक है, इसके बाद 1947 भारत आज़ाद हो गया। 1947 भारत आज़ाद हो गया और आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत का पहला बजट फर्स्ट इंडिपेंडेंट फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ जी, आज़ाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन हुए? आज़ाद भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? RKS चेट्टी, ये नाम के भाई साहब थे। रुद्र कृष्ण षणमुखम चट्टी, ये पूरा नाम था। चलो कोई बात नहीं, नाम पूरा हमने नहीं देखना है। RKS चट्टी लिखा हुआ आएगा आपको कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? RKS चट्टी। ये भाई साहब ने 26 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत का पहला नॉर्मल बजट, ठीक है, अभी हम ये नॉर्मल बजट की बात कर रहे हैं, आम बजट की बात कर रहे हैं, आम बजट पेश किया। आज़ाद भारत का पहला आम बजट किसने पेश किया? RKS चट्टी जी ने। फिर अगर रेलवे बजट की बात करें, अगर हम रेलवे बजट की बात करें तो रेलवे बजट भी 26 नवंबर 1947 को ही बना। रेलवे बजट ये अलग से बना। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले रेलवे मंत्री, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले रेलवे मंत्री ये भाई साहब थे जॉन मथाई। जॉन मथाई नाम के पर्सन थे। ये जॉन मथाई भाई साहब ने आज़ाद भारत का पहला रेलवे बजट बनाया। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद जब हमारा संविधान पास हो गया, जब हमारा संविधान पास हो गया तब उसमें संविधान में दो चार बातें आई। एक तो ये कि जो ये हमारा बजट या जो बजट वर्ड भारतीय संविधान में यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि बजट कोई वर्ड ही नहीं है। भारतीय संविधान में जो वर्डिंग यूज़ की गई है वो वही वर्डिंग है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, भारतीय संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम का वर्ड यूज़ किया गया है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते कौन से बनेगी, किस आर्टिकल के अंदर बनेगी? ये बनेगी आर्टिकल 112 के अंदर। ये बनेगी आर्टिकल 112। याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या बजट का कौन सा आर्टिकल है? 112। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक दो बातें बोल दी गई, संविधान में एक दो बातें कह दी गई। क्या बातें बोली कि जो नॉर्मल बजट है उसका नाम रख दिया यूनियन बजट। ठीक है, या यूनियन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट तो यूज़ ही नहीं किया है, चलो ये तो हम रेफरेंस के लिए एनुअल यूनियन बजट का नाम लिख रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो आम बजट है वो बनेगा लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी महीने के आखिरी वर्किंग डे में। ठीक है, अब चाहे वर्किंग डे है तो मतलब 28 फरवरी को, अगर वर्किंग डे है तो 28 फरवरी को बनेगा, लीप ईयर है तो 29 फरवरी को बनेगा, अगर 28 या 29 फरवरी को कोई छुट्टी का दिन है तो वो 27 को बन जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी यूनियन बजट। ठीक है, और रेल बजट बनेगा सेकंड लास्ट वर्किंग डे। रेलवे बजट बनेगा एक दिन पहले, सेकंड लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी महीने का जो सेकंड लास्ट वर्किंग डे होगा तो रेलवे बजट तब बनेगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे भारतीय बजट के बनने के प्रोसेसेस में चेंज आते रहे। और ये भी बता दिया गया साथ ही में कि बजट कब पेश किया जाएगा। बजट पेश किया जाएगा लोकसभा के आगे, बजट पेश किया जाएगा लोकसभा के आगे शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे लोकसभा के आगे बजट पेश किया जाएगा।
सिर्फ पेश होगा, प्रेजेंट होगा, पास है या बजट पास हुआ या नहीं हुआ वो हमें नहीं लेना देना, ठीक है। ये जो अभी ये जो कहा है कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब को या सेकंड लास्ट डे ऑफ वर्किंग फेब को लोकसभा के आगे 5 बजे बजट जो है वो प्रेजेंटेशन होगा बजट का सिर्फ, ठीक है। पास कब होगा हमें नहीं मालूम, हमें कोई लेना देना भी नहीं है कब पास होगा, क्लियर है। तो ये ऐसे ही चलता रहा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। फिर उसके बाद 1994 में फर्स्ट टाइम पहली बार लाइव टेलीकास्ट हुआ बजट का टीवी पे। 1994 वाला बजट पहली बार लाइव टेलीकास्ट हुआ टीवी पे, कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर आया 1999। 1999 में क्या चीज़ है, 1999 में 1999 में वो जो 5 बजे बजट बनता था, जो 5 बजे बजट बनता था, कहते शाम को 5 बजे कोई इतना फ्री नहीं है कि शाम को 5 बजे तक वेट करेगा बजट बनने का। बजट आप बनाओ सुबह बजट आप पेश करो सुबह 11 बजे। 1999 में क्या कर दिया, सुबह 11 बजे बजट पेश करना शुरू कर दिया 1999 और उसके अगले फॉलोइंग ईयर्स में, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि 5 बजे वाली प्रथा खत्म करके सुबह 11 बजे वाला बजट किसने शुरू किया, तो किसने शुरू किया उस टाइम पे ये शुरू करवाया था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये किया था। तो वाजपेयी गवर्नमेंट ने ये चीज़ की थी 1999 में, क्लियर है, ठीक। देन 1999 से निकले सीधा है 2016 में। 1999 से सीधा 2016 में। 2016 में क्या हुआ, एक तो कमेटी बैठी विवेक देबरॉय कमेटी, एक कमेटी बिठाई गई विवेक देबरॉय कमेटी, और साथ ही में इसको ज्वाइन कर लिया उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने। 2016 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे, ठीक है। तो विवेक देबरॉय कमेटी और अरुण जेटली जी ने मिलकर ये फैसला लिया 2016 में कि क्या करते हैं, जो इतने टाइम से रेलवे बजट और नॉर्मल बजट अलग अलग बनता आ रहा है, अब कहते हैं हम दोनों को इकट्ठा शो करेंगे, मर्ज्ड बजट, रेलवे बजट और नॉर्मल बजट दोनों इकट्ठे ही शो होंगे। ये फैसला लिया विवेक देबरॉय कमेटी ने। और इसके साथ ही अरुण जेटली जी ने अपनी क्या स्टेटमेंट दी, अरुण जेटली जी कहते हैं ऐसा करते हैं, अब जो बजट जो हमारा बनेगा वो फर्स्ट डे ऑफ फेब बनेगा, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब को बनेगा। 2016 में ये दो बदलाव आए कि एक तो दोबारा बजट जो है वो मर्ज्ड बजट बनेगा, रेलवे बजट और आम बजट दोनों इकट्ठे बनेंगे, और पहले डे ऑफ फरवरी को बनने शुरू हुई, क्लियर है। तो 2016 से लेके 2016-17 वाला बजट, 2017-18, 18-19, 19-20, ठीक है, और अब जो ये 20-21 वाले ये सारे बजट हैं ये हमारे फर्स्ट फेब को बनने जो है शुरू हुए हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये कुछ तब्दीलियाँ आई और अब हम बजट के बारे में करेंगे। एक दो और फैक्ट्स हैं, एक दो और फैक्ट हैं बजट को लेके। जैसे एक फैक्ट है कि पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर कौन हुई, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ जी, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन हुई, मैडम जी, ठीक है, इंदिरा गांधी, ठीक। फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल रेल मंत्री, पहली महिला रेल मंत्री कौन हुई, दीदी जी ममता बनर्जी, ठीक है। और एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि कौन से वित्त मंत्री थे जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया, द फाइनेंस मिनिस्टर हु हैज प्रेजेंटेड द बजट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। कौन से ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया, मोरारजी देसाई,
मोरारजी देसाई भाई साहब थे, जब ये वित्त मंत्री थे, इन्होंने अलग अलग टाइम में वित्त मंत्री का काम किया। इन्होंने टोटल 10 बार बजट पेश किया था लोकसभा के सामने। क्लियर है? ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में जानना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 6 बार कुल अपने समय काल में बजट पेश किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 6 बार बजट पेश किया था। क्लियर है? तो ये कुछ फैक्ट हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है। एक और फैक्ट रह गया। तो जो वो फ्रांसीसी लोगों की प्रथा थी लेदर बैग में बजट लेके आना। ठीक है, तो जब भारत आज़ाद हुआ, RKS चेट्टी जी ने भी यही प्रथा चलाई। लेदर बैग में बजट आता था, हर साल लेदर बैग में बजट आता था। पिछले साल 2019 में हमारी वित्त मंत्री बनी श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी हमारी वित्त मंत्री बनी। इन्होंने वो इतने सालों से चली आ रही प्रथा लेदर बैग वाली खत्म कर दी। 2019-20 वाला बजट, ये बजट लेके आए, कहाँ पे लेके आए? बही खाते में। बही खाते होते थे, वो लाल रंग वाली किताब लंबी सी। ठीक है, तो इन्होंने वो लेदर बैग वाली प्रथा खत्म करके बही खाता वाली प्रथा, मतलब बही खाते में लेके आए। ठीक है, 2019-20 में। इस साल तो चलो इस साल भी बही खाते में ही आया था, तो बही खाता वाली प्रथा इन्होंने शुरू कर दी है। ठीक है, एक और फैक्ट है कि जब भी वित्त मंत्री जी बजट पेश करने लगेंगे, बजट पेश करने से पहले सारी लोकसभा में और जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं बजट बनाने के पीछे, उनमें एक हलवा सेरेमनी मनाई जाती है। ठीक है, हलवा खिलाया जाता है, वो शुभ काम करने से पहले मीठा खाया जाए, ये वो चीज़ें के लिए। तो वो शुभ काम करने से पहले, बजट पेश करने से पहले लोकसभा में हलवा सेरेमनी मनाई जाती है, हलवा बांटा जाता है वित्त मंत्री जी के द्वारा सभी को। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स बजट से रिलेटेड। ठीक है, अभी हम करेंगे थ्योरी कि बजट क्या चीज़ है, गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम होगी, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करेगी, और उस जो गवर्नमेंट को इनकम हुई या खर्चा किया उससे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। ये थ्योरी का प्रोसेस हम करते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर जो बजट के बारे में चल रहा था। ठीक है, अभी तक आपने बजट के फैक्ट्स के बारे में किया और बजट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में किया कि कैसे कैसे बजट बनने के प्रोसेस में चेंजेस आए। ठीक है, अब हम थ्योरेटिकल प्रोसेस शुरू करेंगे कि क्या बजट में थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में जो थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाएगा आपको। बजट जो है हमारा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज रिसीट्स, जिनको हम प्राप्तियां कहते हैं, और एक्सपेंडिचर, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर को कहा जाएगा खर्च। क्लियर है? तो प्राप्तियों में वो सारी चीज़ें जहाँ से गवर्नमेंट को कोई पैसा रिसीव होगा, एक्सपेंडिचर में वो सारी चीज़ें जहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा करेगी। ठीक है, अब रिसीट्स, तो बजट में हम सबसे पहले देखते हैं रिसीट्स के बारे में। रिसीट्स को हिंदी में कहा जाएगा प्राप्तियाँ। अब रिसीट्स कुछ टाइप्स की होंगी। रिसीट्स होंगी हमारी 2 टाइप्स की, एक होंगी रेवेन्यू रिसीट्स और एक होंगी कैपिटल रिसीट्स। वैसे ही हमारा खर्चा भी 2 तरीके का होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स को हिंदी में कहा जाएगा राजस्व प्राप्तियाँ। रेवेन्यू रिसीट्स को हिंदी या पंजाबी में कहा जाएगा राजस्व प्राप्तियाँ, और कैपिटल रिसीट्स को कहा जाएगा पूंजी प्राप्तियाँ या पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व खर्चे और कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजी खर्चे। ठीक है,
तो अब एक एक करके हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में। रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? राजस्व प्राप्तियां। अब इसको समझने के लिए इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग तो ये कि गवर्नमेंट को कोई प्राप्ति हो रही है, गवर्नमेंट को कोई पैसा रिसीव हो रहा है जिससे गवर्नमेंट की एसेट्स या लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। Any receipts of the government which do not affect the assets and liabilities of the government. Assets मतलब हमारी संपत्ति, liabilities हमारे कर्ज, ठीक है। तो कोई भी एसेट या कोई भी लायबिलिटी है गवर्नमेंट की, कोई गवर्नमेंट की संपत्ति है या कोई गवर्नमेंट का कर्जा है, अगर उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसा कोई पैसा मिला है, ऐसी कोई प्राप्ति हुई है गवर्नमेंट को, उसको बोला जाएगा रेवेन्यू रिसीट्स या राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। या इसका नॉर्मल सिंपल भाषा में क्या मीनिंग है? इनकम फ्रॉम द डेली बिजनेस। इनकम फ्रॉम डेली बिजनेस, गवर्नमेंट को अपने डेली के बिजनेस से जो पैसा रिसीव होगा वो होगा रेवेन्यू रिसीट्स। मीनिंग क्लियर है? ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होगा? या तो गवर्नमेंट को कोई ऐसी रिसीट, कोई ऐसी प्राप्ति हो रही है जिससे गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, या फिर गवर्नमेंट को कोई ऐसा पैसा मिल रहा है जो गवर्नमेंट के डेली बिजनेस से मिल रहा है, गवर्नमेंट की डेली एक्टिविटीज़ से मिल रहा है। अगर आपको यहाँ बिजनेस नहीं लिखना तो एक्टिविटीज़ लिख लीजिए कि गवर्नमेंट की डेली एक्टिविटीज़ से गवर्नमेंट को पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं रेवेन्यू रिसीट्स कौन कौन सी टाइप की होती हैं। आगे रेवेन्यू रिसीट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, कोई भी प्राप्ति अगर टैक्स की फॉर्म में मिलेगी गवर्नमेंट को तो वो है गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, और टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को कहीं और से कोई प्राप्ति मिल रही है, कहीं और से पैसा आ रहा है, तो वो होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स की दो टाइप्स होंगी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स को करते हैं। डायरेक्ट टैक्स का क्या मीनिंग है? जी, डायरेक्ट टैक्स को समझिए। एक व्यक्ति होता है टैक्स बियरर, एक व्यक्ति होता है टैक्स पेयर। टैक्स बियरर जिसके सिर पर वो टैक्स की लायबिलिटी पड़ी, जिसके सिर पे वो टैक्स जाके पड़ा, मतलब जो जिस टैक्स का बोझ जिसको उठाना पड़ा वो होगा टैक्स बियरर। और टैक्स पेयर कौन होगा? जिस व्यक्ति ने गवर्नमेंट की अथॉरिटी में वो टैक्स जमा करवाया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आयकर विभाग में वो टैक्स जमा करवाया, उस पर्सन को बोलेंगे टैक्स पेयर, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें टैक्स पेयर और टैक्स बियरर दोनों ही सेम पर्सन होंगे। टैक्स पेयर और टैक्स बियरर दोनों सेम पर्सन होंगे। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स में क्या है? इनकम टैक्स का बोझ किसके पड़ा? मेरे ऊपर।
और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके कौन जमा कौन करवा रहा है टैक्स? मैं खुद। तो टैक्स बियरर और टैक्स पेयर सेम पर्सन है, इसलिए इनकम टैक्स एक टाइप है डायरेक्ट टैक्स का। क्लियर है? ठीक है। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स के रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? CBDT नाम की संस्था। एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बोर्ड है जो क्या डायरेक्ट टैक्स के रूल एंड रेगुलेशन बनाता है इंडिया में। CBDT क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं सभी को कौन कंट्रोल करता है? CBDT। ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमने कर लिया इनकम टैक्स, फिर होता है प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स। ज़मीन से अगर कोई कमाई हो रही है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, ज़मीन से कोई कमाई हो रही है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। वैसे हमें पता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं होता, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, पर ज़मीन से कोई और कमाई हो रही है। ठीक है, जैसे खनिज पदार्थ निकाले गए, मिनरल्स निकाले गए हैं। ठीक है, तो मिनरल्स अब हम लोहा है या कुछ और स्टील है वो हम ज़मीन के नीचे से उखाड़ के निकाल रहे हैं, तो जो वो लैंड के ऊपर रेवेन्यू हुआ, लैंड रेवेन्यू टैक्स। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ टाइप्स हैं डायरेक्ट टैक्स की। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू क्लियर है। अब हम करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू अब हम करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू क्या चीज़ है? जो ऐसा टैक्स जिसमें टैक्स बियरर और टैक्स पेयर सेम पर्सन नहीं है, नॉट द सेम पर्सन्स। कोई इस तरीके का टैक्स जिसमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में टैक्स कोई और जमा करवा के आ रहा है, पर टैक्स किसके सिर पे पड़ रहा है? वो कोई और पर्सन है। तो दोनों पर्सन जब अलग अलग होंगे, टैक्स बियरर कोई और होगा, टैक्स पेयर कोई और होगा, ऐसे टैक्स को क्या बोलेंगे हम? इनडायरेक्ट टैक्स। के गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंच रहा है पर इनडायरेक्ट फॉर्म में पहुंच रहा है। ठीक है, अब वो हिंदी बतानी भूल गया मैं, डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोला जाएगा प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोला जाएगा प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोला जाएगा अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो अब इनडायरेक्ट टैक्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल क्या हैं? बहुत सारे हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? प्रोडक्शन के ऊपर, तो इसको प्रोडक्शन टैक्स भी बोला जाता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, प्रोडक्शन टैक्स है। ठीक है, सेंट्रल कस्टम्स ड्यूटी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लगने वाला टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लगने वाला टैक्स कस्टम ड्यूटी। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स ये लगाया जाता है इंटर स्टेट सेल के ऊपर, इंटर स्टेट सेल के ऊपर। जब एक स्टेट का माल दूसरी स्टेट में जाएगा उस टैक्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल्स टैक्स। मान लीजिए कि राजस्थान के किसी व्यापारी ने पंजाब के किसी पर्सन को कुछ बेचा है, तो ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे? इंटर स्टेट सेल, और उसको टैक्स लगेगा वो क्या होगा? सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, ऐसे ही सर्विस टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स था, वैट है, वैल्यू एडिड टैक्स है, वैट है, वैल्यू एडिड टैक्स है, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। माना जाता है कि हम इंडिया में नियर अबाउट 33 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। पूरे दिन में अलग अलग चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए हम 33 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। ठीक है, जैसे कि लग्जरी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है,
ठीक है, टोल टैक्स है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे टैक्स की। अभी इन सभी के लिए एक स्पेशल पॉइंट आ गया, एक नए टाइप का टैक्स आया, जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो मैं साथ ही में आपको थोड़ा जीएसटी के बारे में बता देता हूँ। जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी एक्ट बना 2017 में। 2017 में भी कब बना? 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट साहब ने इस पे साइन किए। ठीक है, जीएसटी एक्ट बना दिया गया, जीएसटी अधिनियम बना दिया गया। जीएसटी 3 तरह की लगी। सेंट्रल जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी, स्टेट जीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी, और एक है इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, अब मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एग्ज़ाम था, मुझे याद नहीं है किस चीज़ का एग्ज़ाम था, शायद ऑडिटर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, तो उसमें आईजीएसटी का फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो कभी कभी हमारी किस्मत अच्छी हो तो बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल जीएसटी लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगा। स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी पे क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेटेड जीएसटी किस चीज़ पे चार्ज की जाती है। इंटीग्रेटेड जीएसटी 2 चीज़ों पे चार्ज की जाती है, या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर कि हमने फॉरेन से कुछ माल मंगवाया तो कौन सी जीएसटी लगेगी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, या फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी कहाँ लगती है? इंटरस्टेट सेल के लिए। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ, एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई, वैट खत्म हो गया, सर्विस टैक्स खत्म हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म हो गया, कस्टम ड्यूटी खत्म हो गई। तो ये सारे टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी बना दिया गया है। ठीक है, तो ये जीएसटी 2017 में लागू हुआ 1 जुलाई से। जीएसटी कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, एक्ट अधिनियम बना 12 अप्रैल 2017 को। जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलग अलग तरह का इनडायरेक्ट टैक्स, जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम रिसीव होती है। अब टैक्स इकट्ठा करना गवर्नमेंट का डेली एक्टिविटी का काम है। तो डेली एक्टिविटी से जो भी इनकम हो रही है वो क्या है? गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स हैं, राजस्व प्राप्तियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद नॉन टैक्स रिसीट्स। इसके बाद नॉन टैक्स रिसीट्स कि गवर्नमेंट को कोई पैसा मिल रहा है जो टैक्स से नहीं मिला पर है गवर्नमेंट की डेली एक्टिविटी का पैसा, तो वो क्या है? नॉन टैक्स रिसीट्स। अब इसमें वो सारी फीसें, वो सारे रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये वो यहाँ पे आ जाएंगे जो हम सरकारी डिपार्टमेंट्स में जमा करवाते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, प्लॉट की रजिस्ट्री करवानी है, दुकान मकान की रजिस्ट्री करवानी है, या फिर बाइक की, कार की, मोटर व्हीकल की आरसी करवानी है, तो वही सारे रजिस्ट्रेशन फीस ये क्या है? गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। ठीक है, कोई चलान हो गया, मोटर व्हीकल का चलान हो गया, चलान की जो फीस होगी वो भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीट्स है। जो भी गवर्नमेंट को जुडिशियल फीस है, कोई कोर्ट कचहरी का खर्चा है, वो भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीट है। ठीक है, और जो मतलब जितने भी सरकारी खर्चे हैं या कोई सरकारी कमाई है, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनीज, जो गवर्नमेंट की कंपनीज की इनकम है, भारत पेट्रोलियम है या इंडियन ऑयल है या हमारा गैस सिलेंडर है, जो भी यहाँ से गवर्नमेंट को कमाई हो रही है, गवर्नमेंट कंपनी से जो कमाई हो रही है, ये भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक्स की इनकम होती है। ठीक है, हमारे सरकारी बैंक्स हैं जितने भी, उनकी जो कमाई हुई, उनका जो प्रॉफिट हुआ, ये भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीट्स है। और एक पॉइंट होता है एस्टीट। एस्टीट बहुत बार क्वेश्चंस में एस्टीट का मतलब पूछा जाता है। एस्टीट गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीट्स है। ठीक है, एस्टीट क्या है? देखिए,
आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर कोई पर्सन बिना वसीयत बनाए निकल गया, बिना वसीयत बनाए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसका जो भी पैसा है, उसकी जो भी कमाई है वो गवर्नमेंट के नाम हो जाएगी, है ना। इंडिया में क्या रूल है, अगर कोई पर्सन बिना विल बनाए, बिना वसीयत के उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका जो भी पैसा, उनकी जो भी कमाइयाँ हैं वो गवर्नमेंट के नाम हो जाएगी। तो वो जो उसको बोलते हैं एस्टीट। तो वो जो पैसा, वो जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को मिलेगी उसको बोलते हैं एस्टीट। तो ये भी क्या है, गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीट्स है। अगर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को मिली तो गवर्नमेंट लायबल नहीं है उसको वापस देने के लिए। तो ये गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। तो ये हो गया गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट्स जो टैक्स या नॉन टैक्स से मिल सकता है। अब करते हैं कैपिटल रिसीट्स के गवर्नमेंट की पूंजीगत प्राप्तियां। अभी तक हमने किया राजस्व प्राप्तियां, अभी तक हमने किया राजस्व प्राप्तियां। अब हम करेंगे कैपिटल रिसीट्स, गवर्नमेंट की पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स को ढंग से समझिए। कैपिटल रिसीट्स क्या है? कैपिटल रिसीट्स क्या है? गवर्नमेंट को कोई भी ऐसी प्राप्ति हुई, एनी रिसीट इन विच गवर्नमेंट्स लायबिलिटी इज इंक्रीज्ड एंड एसेट्स विल डिक्रीज। तो गवर्नमेंट को कोई भी ऐसी रिसीट मिली है, कोई भी ऐसी प्राप्ति हुई है जिससे गवर्नमेंट के कर्जे बढ़ गए, गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और एसेट्स, गवर्नमेंट की संपत्ति कम हो गई। पैसा तो मिल गया, पैसा कैसे मिला है? या तो कर्जा उठा लिया गवर्नमेंट ने, या अपनी कोई संपत्ति, अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी है। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट्स कहाँ कहाँ से आ सकती हैं? कैपिटल रिसीट्स कहाँ कहाँ से आ सकती हैं? लोन फ्रॉम विद इन द कंट्री, अपने देश से ही लोन ले लिया, अपने देशवासियों से लोन ले लिया, अपने देश की कंपनियों से लोन ले लिया, अपने देश के बैंक से लोन ले लिया। तो इंटरनली विद इन द कंट्री जो भी लोन लिया जाएगा, लोन हो गया, गवर्नमेंट के सिर पे कर्जा बढ़ गया पर पैसा प्राप्त हो गया, तो वो है कैपिटल रिसीट। लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन की किसी गवर्नमेंट से, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले लिया, ये भी कैपिटल रिसीट है। या लोन फ्रॉम फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी फॉरेन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, जो भी फॉरेन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से इंडिया ने अगर लोन ले लिया तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट्स है। या सेल प्रोसीड्स ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी तो उससे जो सेल प्रोसीड्स हुई वो क्या है, कैपिटल रिसीट्स है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने नेहरू पार्क सेल कर दिया, गवर्नमेंट ने सरकारी स्टेडियम सेल कर दिया, गवर्नमेंट ने कोई सरकारी ज़मीन सेल कर दी। ठीक है, तो ऐसे जब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी बेच के जो उसको कमाई होगी, जो उसको प्राप्तियां मिलेंगी, वो क्या है, गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट्स हैं। कैपिटल रिसीट्स के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जहाँ से भी गवर्नमेंट की संपत्ति कम हो और कर्जा बढ़े तो वो जो प्राप्ति होगी वो है कैपिटल रिसीट्स या पूंजीगत प्राप्ति। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा प्राप्तियाँ, सारी प्राप्तियाँ हो गई रेवेन्यू में टैक्स और नॉन टैक्स और कैपिटल वाली। अब हम करते हैं खर्चे के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर भी हमारा दो ही तरीके का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी हमारा दो तरीके का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स को, इनकम को कमाने के लिए किया गया खर्चा। रेवेन्यू रिसीट्स को अर्न करने के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, जो एक्सपेंडिचर कर रही है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर विच इज बॉर्न टू अर्न द रेवेन्यू रिसीट्स इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीट्स को अर्न करने के लिए कर रही है। ठीक है,
मान लीजिए आप सभी नौकरी करते हैं, आपको कमाई होती है, वो आपकी रेवेन्यू रिसीट है, पर वो कमाई करने के लिए, आपको अपनी सैलरी जनरेट करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ता है, कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। आपको अपने काम पे जाने के लिए पेट्रोल का खर्चा लगता है, मोबाइल वगैरह का खर्चा लगता है, मोबाइल के एक्सपेंसेस लगते हैं, बुक्स वगैरह परचेज़ करनी रहती हैं, स्टेशनरी का खर्चा लगता है। तो ये जो खर्चे लगते हैं उस कमाई को करने के लिए, वो क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को टैक्स से कमाई हो रही है, तो टैक्स इकट्ठा करने के लिए आयकर विभाग में लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्लर्क हैं, ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर हैं या डीआईजी हैं, ये सारे रैंक्स पे अलग अलग पर्सन काम कर रहे हैं। तो टैक्स इकट्ठा करना है, टैक्स से कमाई होगी। टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो पर्सन रखे हुए हैं उसके ऊपर उनको सैलरी देनी पड़ेगी, वो गवर्नमेंट का खर्चा है, तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट ने कोई भी रेवेन्यू इनकम को जनरेट करने के लिए कोई खर्चा किया, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा मीनिंग है, क्लियर है। इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम हो जाएं और एसेट्स बढ़ जाएं। रेवेन्यू कैपिटल रिसीट्स में, पूंजीगत प्राप्तियों में हमने क्या कहा कि ऐसी प्राप्तियां जिससे कर्जा बढ़ जाए और संपत्ति कम हो जाए। वो क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट के पास से पैसा जा रहा है, तो इससे पैसा जाएगा तो कहाँ जाएगा, या तो कर्जा वापस दे दिया, कर्जा कम हो गया, या नई प्रॉपर्टी खरीद ली, एसेट्स बढ़ गई। तो गवर्नमेंट का कोई भी खर्चा जिससे गवर्नमेंट का कर्जा, लायबिलिटीज कम हो और एसेट्स, संपत्ति बढ़े, उस खर्च को बोला जाएगा पूंजीगत खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई नई ज़मीन खरीद ली, गवर्नमेंट ने कोई नया टापू, कोई नया आइलैंड खरीद लिया। ठीक है, अभी हाल ही में पीछे 1-2 साल पहले बांग्लादेश से हमने 1-2 टापू खरीदे थे, तो वो हमारी प्रॉपर्टी बन गई, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, संपत्ति बन गई, पर हमारे पास से पैसा चला गया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्लियर है। एक्सपेंडिचर साइड भी, रेवेन्यू साइड में, रिसीट साइड में हमने 2 चीज़ें की, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स को हमने 2 पार्ट में बांटा, डायरेक्ट और टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स को 2 पार्ट में बांटा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फिर नॉन टैक्स रिसीट्स थी और कैपिटल रिसीट्स थी। वैसे ही एक्सपेंडिचर साइड को भी हमने 2 पार्ट में बांटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये गवर्नमेंट पहले ही प्लान करके रखती है कि ये जो भी मेरे साधन हैं प्राप्तियों के, और जो ये मेरे साधन हैं खर्च के, यहाँ पे मुझे कितना पैसा आएगा और मैं कितना पैसा लगाऊंगी। क्लियर है, समझ गए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब बस एक लास्ट पॉइंट रह गया है डेफिसिट के बारे में, घाटे के बारे में, कि गवर्नमेंट अगर लॉस में जा रही है तो वो क्या चक्कर है। ठीक है, तो डेफिसिट, घाटा। ठीक है, घाटा कब होगा, आमदनी ठन्नी, खर्चा रुपया। जब गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर देगी अपनी आमदन से, अपनी प्राप्तियों से, तो उसको क्या बोलेंगे कि गवर्नमेंट घाटे में चली गई, लॉस में चली गई। तो जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा रिसीट से, जब खर्च ज़्यादा होगा प्राप्तियों से, तो उसको क्या बोला जाएगा कि सरकार डेफिसिट में, घाटे में चली गई है। क्लियर है। ठीक है, अब हमने करना है टाइप्स ऑफ डेफिसिट। टाइप्स ऑफ डेफिसिट का क्वेश्चन हर बार पीपीएससी ने जब भी पूछा है, एक ही तरीके का पूछा है, टाइप्स ऑफ डेफिसिट का फॉर्मूला। तो आप ये अच्छे से कर लीजिए। टाइप्स ऑफ डेफिसिट का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इजी है। 4 तरह के हमारे डेफिसिट होते हैं। 4 तरह के हमारे डेफिसिट होते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। इसका फॉर्मूला क्या होगा कि हमने सिर्फ रेवेन्यू चीज़ें देखनी है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है किससे,
रेवेन्यू रिसीट से, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हम रेवेन्यू डेफिसिट में चले गए हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट का। रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, जब आपके राजस्व खर्चे राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा हैं, और फॉर्मूला क्या है, राजस्व प्राप्तियों में से जब हम माइनस कर देंगे राजस्व खर्चे तो हम माइनस में डेफिसिट में चले जाएंगे। तो ये हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा होता है बजटरी डेफिसिट। दूसरा होता है बजटरी डेफिसिट, बजटीय घाटा। बजटरी डेफिसिट, बजटीय घाटा। इसका क्या फॉर्मूला है, ऑल रिसीट्स, जहाँ से कोई भी प्राप्ति हुई, माइनस ऑल एक्सपेंडिचर, जहाँ पे कोई भी खर्चा हुआ, सारी प्राप्तियों में से सारा खर्चा माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बजटरी डेफिसिट। बजटीय घाटा क्या है कि आपका सारा बजट ही लॉस में चला गया। ठीक है, तो जब सारी रिसीट्स, सारी प्राप्तियां में से माइनस करेंगे सारे खर्चे, और अगर माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बजटरी डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट हमेशा माइनस में शो होगा क्योंकि हम रिसिप्ट में से एक्सपेंडिचर माइनस कर रहे हैं, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डेफिसिट माइनस में शो होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये बजटरी डेफिसिट। इसके बाद नेक्स्ट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हिंदी में इसको कहते हैं वित्तीय घाटा। हिंदी में कहा जाता है वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। इसका क्या फॉर्मूला है, बजटरी डेफिसिट, जो भी बजटरी डेफिसिट आया, जो भी बजटीय घाटा आया, माइनस लोन टेकन बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने जो भी लोन लिए हैं वो हम माइनस करेंगे, तो वो जो अब ये जो आंसर आएगा ये क्या आ जाएगा हमारा, फिस्कल डेफिसिट। अब इससे आपका लॉस बढ़ेगा या कम होगा, जब हम बजटरी डेफिसिट में से गवर्नमेंट ने जो भी लोन लिए हैं, चाहे हमारे देश से चाहे फॉरेन कंट्री से, तो वो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा लॉस बढ़ेगा या कम होगा। देखिए मैंने आपको अभी बताया डेफिसिट शो होता है माइनस में। तो मान लीजिए माइनस का आपके पास है 100, -100 है आपका बजटरी डेफिसिट। या मैं आपको ये एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, सारी रिसीट्स, ऑल रिसीट्स हैं 200, गवर्नमेंट को प्राप्तियाँ हुई हैं 200, ऑल एक्सपेंडिचर, सारे खर्चे हैं 300, सारे खर्चे हैं 300। तो बजटरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं, 200 माइनस 300, तो ये हो गया -100। तो बजटरी डेफिसिट कितना आ गया, -100। अब ये हमने मान लीजिए लोन लिए हुए हैं, गवर्नमेंट ने लोन लिया 80 रुपये का, तो हमारा लॉस बढ़ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, बजटरी डेफिसिट में से जब हम लोन टेकन बाय गवर्नमेंट माइनस करेंगे तो हमारा लॉस और भी ज़्यादा शो होगा। ये शो क्यों करना पड़ा, ऑब्वियस सी बात है, जो 80 रुपये लिए हैं वो कभी ना कभी तो गवर्नमेंट को वापस देने पड़ेंगे ना। तो जो लोन है उसको भी हम लॉस ही मान के चलेंगे कि वो पैसा भी कभी ना कभी तो वापस देना ही है। तो ये हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, बजटरी डेफिसिट माइनस लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट ने लोन वगैरह लिए हैं। तो ये थर्ड डेफिसिट। लास्ट है, लास्ट टाइप ऑफ डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट। लास्ट है प्राइमरी डेफिसिट। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक घाटा। हिंदी में क्या कहेंगे, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट जितना आया उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट, तो लॉस और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
लॉस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो कहते हैं इंटरेस्ट पेमेंट भी माइनस कर दो। जो लोन लिया है, लोन भी अगर लॉस है तो उस लोन पे के ऊपर दिया गया ब्याज भी तो लॉस ही है, ना लोन लेते ना ब्याज देना पड़ता, तो सॉरी वो इंटरेस्ट भी क्या है हमारा लॉस है। तो फिस्कल डेफिसिट में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करेंगे तो हम उसको भी लॉस ही काउंट करेंगे, तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पूछा है, पीपीएससी ने जब भी पूछा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का आपका। क्लियर है? इसके बाद कभी कभी लॉस होना जरूरी है, लॉस होना फायदेमंद होता है कभी कभी। कब? डेफिसिट इज गुड, घाटा होना अच्छा है। कब? जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी तब हम क्या कहेंगे कि लॉस हो गया तो कोई चक्कर नहीं, अच्छी बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है कि या तो गवर्नमेंट अपना कर्जा उतार रही है या गवर्नमेंट नई प्रॉपर्टी बना रही है। तो गवर्नमेंट नई प्रॉपर्टी बनाएगी तो भी हमारे देश के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट कर्जा उतारेगी तो भी हमारे देश के लिए अच्छा है। तो अगर गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने के कारण हम डेफिसिट में गए हैं, लॉस में गए हैं, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, अब ये कितनी अच्छी बात है, इसका निर्धारण करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया कि लॉस होना कितना सही है या कितना लॉस हो सकता है या कितना लॉस आप झेल सकते हो। इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया FRBMA 2003 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBMA, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस अधिनियम में, इस एक्ट में गाइडलाइंस बताई गई हैं कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने बजट के लिए उनकी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़्यादा घाटा भी नहीं लेके आना, और जो बजट है, बजट बनाना कैसे है, बहुत ज़्यादा सैलरियाँ नहीं बढ़ा देनी, ये वो सारा पंगा, और बजट को मैनेज करके चलना है कि जितनी प्राप्तियाँ हैं उतना ही खर्चा करना है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया या बहुत कम खर्चा हो गया। तो इसके लिए ये एक एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन है बजट बनाने के और बजट के साथ काम करने के। अब इस एक्ट में ये कंडीशन बताई गई है कि कितना लॉस हो जाए, कितना डेफिसिट, कितना घाटा हो जाए तो कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे। वो कितना कितना है? कहते अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट मैं पूरा ही लिख देता हूँ, अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो कितना? 3% ऑफ GDP। अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है 3% GDP का या 3% तक, ठीक है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, GDP का 3% तक अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो कोई चक्कर नहीं, हम झेल लेंगे। फिर फिस्कल डेफिसिट की लिमिट है 2.5% ऑफ GDP। फिस्कल डेफिसिट की लिमिट है 2.5% GDP का। और प्राथमिक घाटे की प्राइमरी डेफिसिट की लिमिट है 2% ऑफ GDP का 2%। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट कम होता है, फिस्कल डेफिसिट उससे ज़्यादा, प्राइमरी डेफिसिट उससे भी ज़्यादा। तो जैसे जैसे डेफिसिट बढ़ता जाएगा उसकी परसेंटेज कम होती जाएगी। कहते हैं आप रेवेन्यू डेफिसिट 3% रख लो, चल जाएगा। फिस्कल डेफिसिट 2.5% रख लो GDP का है ये, चल जाएगा। और प्राइमरी डेफिसिट 2% रख लो GDP का, चल जाएगा। ठीक है, तो ये कभी कभी आपसे ये लिमिट पूछी जा सकती है कि FRBM के अकॉर्डिंग कौन कौन से डेफिसिट की क्या क्या लिमिट है। क्लियर? तो ये था हमारा सारा बजट का टॉपिक। आज मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा
क्योंकि आपने बजट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, आपको पता लग गया है कि क्या रेवेन्यू रिसीट है, क्या कैपिटल रिसीट है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या टैक्स रेवेन्यू है, क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लग गया है और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ भी आई होंगी। डेफिसिट वगैरह के बारे में भी पता लग गया है। तो आपके लिए मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा कि इस साल का बजट और इस साल हम कितने लॉस में हैं, कितने प्रॉफिट में हैं, कौन कौन से डेफिसिट कितने कितने आए हैं, वो आप चेक कीजिएगा, ठीक है, और अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। अलविदा लेता हूँ। आज का हमारा बजट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ ये सारा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। हमने कुछ फैक्ट वगैरह भी किए, स्टैटिक पोर्शन भी किया, ये थ्योरेटिकल पोर्शन भी किया। करंट जो है बजट से रिलेटेड वो मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया है। कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को फ़ोन या मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अलविदा लूँगा इसी के साथ। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट हो गया है। तब तक के लिए हेल्दी रहिए और साथ वाले अपने लोगों में खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए। खुशी से ही हमें अगले दिन के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है, आस रहती है, होप रहती है कि अगला दिन हमारी ज़िंदगी में अच्छा आएगा। ठीक है, तो हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और सेफ रहिए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। गुड बाय, टेक केयर।